नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जो यूपीएसआई के 2021 के पेपरों की बात कर रहे हैं। उस पेपर का आज ये 5वां सेट होगा और ये कब का सेट है तो 1 दिसंबर 2021 को सेकंड पाली का है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, सीधे प्रश्न में चलते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा, हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती रेगिस्तान, यह उक्त किस रचनाकार की है? ठीक, तो ये उक्त उस रचनाकार की है जिसने एक नाटक लिखा था। नाटक का नाम था चंद्रगुप्त। नाटक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त नामक नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चंद्रगुप्त नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटकों की, अगर हम बात करें तो आपको जो याद आते जाए आप बोलते जाओगे, साथ साथ हम लोग भी लिखते चलेंगे। ठीक है, एक है सज्जन, नाटक है सज्जन, कल्याणी। और आपको यदि नहीं पता है तो आप जब पूरे हम लिख दें तो आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक हो गया सज्जन, एक हो गया कल्याणी, कल्याणी पढ़ना, कल्याणी से कल्याणी पढ़ना याद रखोगे। एक प्राश्चित, बहुत अच्छा नाटक है प्राश्चित, बहुत अच्छा नाटक है। एक है राजश्री, हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। एक हो गया राजश्री हो गया, ठीक है। एक हो गया अजात शत्रु, अजात शत्रु भारतीय इतिहास में प्रथम प्रत्यहंता शासक हर्यक वंश का अजात शत्रु की बात करें। अगला था जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये किसको नहीं पता? जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये नाटक तो निश्चित ही आपको पता होना चाहिए। ठीक, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया। सज्जन, कल्याणी, कल्याणी परिणय, प्राच्य, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ। और एक है कामना, कामना। और जैसे कि हमने लिखा चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त के साथ एक आता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ठीक, और एक है ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। और अगर एक अंतिम की बात कर दें तो एक घूंट, एक घूंट। ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सज्जन, कल्याणी वर्ण, प्राचित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना और ध्रुव स्वामिनी। और अंतिम याद रखना है एक घूंट। ठीक, ये आपको नाटक याद रखने जयशंकर प्रसाद जी के। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अगर बात करें शोक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है, ये होता है करुण रस का। शोक किसका होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक, अगर हम बात करें भय किसका होता है? तो भय होता है भयानक रस का, भयानक रस का। अगर हम बात करें रति किसका होता है? तो रति होता है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। ठीक है, रस हैं कितने? 9। यहाँ पे कितने लिखे हैं? 4। बचे कितने? 5। पांचों में एक आता है हास्य रस, इसका होता है हास्य। एक आता है रौद्र रस, इसका होता है क्रोध। रौद्र रस का क्या हो जाता है? क्रोध। ठीक, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया। एक आता है वीर रस, और वीर रस का क्या होता है? उत्साह। वीर का क्या होता है? उत्साह। ठीक है, 4 3 7, 2 बचे। ठीक है, शांत रस हो गया। एक होता है विभत्स रस, विभत्स रस। ठीक, और विभत्स का होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक, एक होता है अद्भुत रस, अद्भुत रस। और इसका होता है विस्मय, विस्मय। तो पूरे के 9 रस, और उन 9 रसों के स्थायी भाव। अगर यहीं पे आपसे पूछे कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। रस कितने? तो रस होते हैं 9। सारे के 9 रसों के स्थायी भाव, और वो आपको संचारी भाव लिखे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चला, रोगी के लिए दवा लाइए। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शब्द है के लिए, शब्द है के लिए। के लिए किसकी पहचान होती है? तो ये पहचान होती है संप्रदान कारक की। किसकी पहचान होती है? संप्रदान कारक की।
और दूसरा संप्रदान कारक में एक उदाहरण याद रखना है कि किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दे देना, किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दे दी है। जैसे अक्सर एक प्रश्न रिपीट अक्सर आपको मिलेगा कि राजा ने गाय ब्राह्मणों को दान की। अब ब्राह्मणों को दान कर दी ना, तो वापस वापस तो ना लेगा, यहाँ पे संप्रदान कारक। और जहाँ चीज वापस ले ली जाती है वहां होता है संबंध कारक। जैसे आपने कपड़े धोबी को धुलने के लिए दिए, तो धुलने के लिए आ गया ना, तो के लिए से संप्रदान कारक ना लाइएगा, आप उससे वापस ले लोगे, वापस ले लोगे अर्थात संबंध कारक है। तो रोगी के लिए दवा लाइए, यानी रोगी के लिए दवा लाओगे, फिर ऐसा थोड़ी ना कि वापस लेके चले जाओगे, रोगी दवा खाएगा तो संप्रदान कारक। अगर बात करें अधिकरण की, तो अधिकरण का होता है में या पर। जैसे कहता है पंछी पेड़ पर बैठे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है। अच्छा होता है अपादान, अपादान से होता है से अलग वाली बात, अलग वाली बात। जैसे बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, ठीक है। संबंध कारक, संबंध कारक का होता है काकी के नानी ने रारी रे, ठीक। जैसे मेरी गाड़ी, मेरी गाय, मेरी ये, ठीक। तो वो शब्द याद रखने हैं। कारक कितने होते हैं, तो कारक होते हैं 8। कारक कितने, 8 कारक होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कौशल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। देखो, योग्यता होती है, कला कौशल कला होती है, हुनर होता है, कपाल, कपाल इसका पर्यायवाची नहीं है। कपाल किसका पर्यायवाची है, कहते कपाल खोलने के खोपड़ी का, किसका, खोपड़ी का पर्यायवाची है। इसी को कह देते हो आप सिर, इसी को आप कह देते हो मस्तक, मस्तक। कपाल, खोपड़ी, सिर, ये किसके किसके हैं, तो ये हैं कपाल के पर्यायवाची। कौशल के तो योग्यता, हुनर, कला, और एक आप अक्सर सुनते होंगे कहते हैं कि वो बहुत निपुण है, इस काम में क्या है, निपुण है। तो निपुणता या निपुण, कहते हैं इस काम में वो दक्ष है, तो दक्ष भी किसका पर्यायवाची हो जाता है, कौशल का पर्यायवाची हो जाता है। तो योग्यता, हुनर, कला, निपुणता, दक्षता, ये कौशल के पर्यायवाची हैं। कपाल, खोपड़ी, सिर और मस्तक, मस्तक ये कपाल के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। कितनी पुस्तकें दी, तो 2 पुस्तकें दी। आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि 2 पुस्तकें दी, यानी 2 क्या है, संख्या है, 2 क्या है, अपनी संख्या है। तो जब 2 संख्या है तो कैसा विशेषण हो जाएगा, संख्यावाची। कैसा विशेषण हो जाता है, संख्यावाची। अगले प्रश्न की तरफ चले। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है। शुक्र करना, कहते मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं। तो शुक्र करना मतलब एहसान मानना, शुक्र करने का मतलब क्या हो जाता है, एहसान मानना, ठीक। आगे प्रश्न की तरफ चले। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नया 9 दिन पुराना 100 दिन एक लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो नया यानी नया 9 दिन, नया 9 दिन चलेगा, पुराना 100 दिन चलेगा, अर्थात पुरानी चीजें ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा दिन तक चलती हैं, अर्थात ए नंबर सही जवाब है। अगला, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो इस वाक्य में क्रिया करा रही है अपूर्ण भूतकाल का, अपूर्ण भूतकाल का करा रही है, तो सी नंबर सही है। अगर बात आती है हेतु हेतु मध्य भविष्य की, तो इसमें क्या होता है, यदि आप अच्छा पढ़ोगे तो सफल होगे, यानी कंडीशन वाली बातें होती हैं, शर्त वाली बातें होती हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। आपका सफल होना किस बात पे निर्भर है, आपकी पढ़ाई पर, तो ये भविष्य की बात है। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूत में क्या होता है, संदिग्ध भूत में होता है कि वो ऐसा कर रहा होगा, ऐसा करता था, या उसने खाना खाया होगा, यानी ये संदिग्ध की बात है, ठीक है। और संदिग्ध भूत में क्या होता है, संदिग्ध भूत में होता है कि जो कंडीशन शर्त इसमें भी होती है, संदिग्ध
सॉरी, हेतु हेतु मद भूत में, हेतु हेतु भविष्य में क्या होता है, भविष्य की बात, और हेतु हेतु मद भूत में क्या होता है कि भूत में बात। आप सफल नहीं हुए इसका मतलब कि आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, फसल अच्छी नहीं हुई इसका मतलब कि बरसात अच्छी नहीं हुई। यानी फसल का अच्छा होना किस पे निर्भर था, बरसात पे। ना तो बरसात अच्छी हुई ना फसल अच्छी हुई। अब यही वाक्य बना दे कि अगर बरसात अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, भविष्य की बात कर रहा है। तो यानी अच्छी फसल होना किस बात पे निर्भर करेगा, अच्छी बरसात पे। तो इस दोनों पे याद रखना है। और ये वाक्य जो आपका लिखा है 8वां नंबर, बारिश हो रही थी, ये किसका उदाहरण है, तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ चले। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भाल। ठीक, जल्दी से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो भाल का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। ठीक, तो देखो, ललाट, मस्तक, कपाल, सिर, ये भाल के पर्यायवाची होते हैं। भाल के, गेंद, गेंद भाल का पर्यायवाची नहीं होता। गेंद किसका होता है, तो गेंद का याद रखना है, गेंद का एक होता है कंदुक, ये आपको याद होंगे, गेंदुक और द्विरीपिक एक शब्द बनता है, द्विरीपक, द्विरीपक। ठीक, ये किसके हैं, तो ये गेंद के माने जाते हैं। कंदुक बहुत ज्यादा याद रखना है, कंदुक, कंदुक अक्सर आपसे पूछा जाता है। कंदुक कई बार उसने पूछा है कि कंदुक का संबंध किससे है या गेंद का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है, तो दोनों में वो कंदुक ऑप्शन रखता है। अगले प्रश्न की तरफ चले। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सोन। कह रहा है इस वाक्य में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, पानी अभिव्यक्ति में, यानी शब्द एक है पानी, शब्द एक है, लेकिन इस पानी पे मोती मानुष सून, तीनों के लिए अर्थ अलग है। जैसे चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुमिरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुमिरन को कितने लोग ढूंढ रहे हैं, कभी व्यभिचारी चोर। ऐसे पानी की बात किस पर निर्भर है, मोती मानुष सुन, और तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही सुमिरन तीनों के लिए अलग अलग है। तो जब एक शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हो जाए, शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो जाए, पानी मोती के लिए अलग होता है, मानुष के लिए, व्यक्ति के लिए अलग होता है, और चूने के लिए अलग रहेगा अर्थ में, तो कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार। शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। आपने ऐसे कई मत पढ़े होंगे। शुद्ध द्वैतवाद जब आप भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पढ़ते हो, तो द्वैतावाद, द्वैता द्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। कौन माने जाते हैं, निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। अगर यहीं पे हम बात कर दें शंकराचार्य किसके माने जाते हैं, तो अद्वैतवाद के, अद्वैतवाद के शंकराचार्य माने जाते हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य किसके माने जाते हैं, तो विशिष्ट द्वैतावाद के, विशिष्ट द्वैतावाद के। ठीक, माधवाचार्य किसके माने जाते हैं, तो माधवाचार्य माने जाते हैं द्वैतवाद के, द्वैतवाद, द्वैतवाद के। ठीक है, एक होता है शुद्ध द्वैतावाद, शुद्ध द्वैतावाद, इनका याद रखना है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। तो आपको ये पांचों वाद याद रखने हैं, शुद्ध द्वैतावाद, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, अद्वैतवाद और द्वैता द्वैतवाद, पांचों वाद। और कभी कभी आपसे सुमिलित पे रख देगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपदेश, मूल शब्द है देश, मूल शब्द है देश, इसमें लग गया उप, और उपसर्ग हमेशा वाक्य से क्या लगता है, पहले। तो उपसर्ग कौन है इसमें, सी नंबर, यानी उप उपसर्ग है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। मंगलाचरण, 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 मंगलाचरण शब्द है मंगल धन आचरण,
मंगल आचरण करने को ही मंगल आचरण कहा जाता है। तो मंगल आचरण, मंगल धन आचरण अर्थात क्या बन जाता है, मंगलाचरण। कौन सी संधि, कौन सी संधि, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। आपको स्पष्ट रूप में दिख रहा है कि नौ यानी पहले शब्द में संख्या का प्रयोग किया गया, संख्या शब्द आ रहा है, तो संख्यावाची क्या कहलाता है, द्विगु समास। संख्यावाची द्विगु समास कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, यानी वो इच्छा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपका जो वैवाहिक जीवन हो आपका सुखद हो। जैसे आपसे कोई कहते कि आपकी, भगवान करे आपकी नौकरी लग जाए, तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ना, यानी वो भगवान से अपनी इच्छा बता रहा है कि यार इनकी नौकरी लगवा दो। ऐसे ही आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा, अर्थात ये कैसा वाक्य है, इच्छावाची वाक्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋकिक जेई, ऋकिक जिसन शब्द का जो हिंदी पर्याय है, ये हिंदी पर्याय क्या होगा। तो देखो, इसका होता है मांग, इसका होता है मांग। जैसे अगर हम बात करें निंदा की, निंदा की तो होता है कंडेमनेशन, कंडेमनेशन। आरक्षण की रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। अगर बात करता है कि निराकरण की, यानी इसका सलूशन क्या हो गया, तो सलूशन। ठीक, तो ऐसे रिक्विजिशन का होता है, रिक्विजिशन का होता है मांग, कोई चीज मांग करना। अगला प्रश्न, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए क्या कहलाता है, जिसका अनुभव किया गया हो वो एक वाक्य के लिए क्या कहलाता है, अनुभूत। क्या कहलाता है, अनुभूत। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। गारो किस राज्य में बोली जाती है, गारो खासी जयंतियां, गारो खासी जयंतियां, ये कीपनुमा पहाड़ियां हैं, ये किस राज्य में है, तो ये मेघालय राज्य में है। तो गारो वहाँ की जनजाति है, और ये वो उन जनजातियों की जो भाषा है वो गारो भाषा कहलाती है। तो गारो कहाँ बोली जाएगी, तो गारो बोली जाएगी मेघालय में। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कह रहा है ओष्ठ, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ होना चाहिए, यानी पा फा बा भा मा, इस वर्ग में आना चाहिए, पा वर्ग में आना चाहिए। अल्प प्राण होना चाहिए, अल्प प्राण का मतलब कि पहला हो सकता है, तीसरा हो सकता है, या पांचवा हो सकता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, घोष, घोष का मतलब कि सघोष होना चाहिए, सघोष, यानी तीसरा, चौथा या पांचवा इस पंक्ति में होगा। तो देखो हम पहले सारणी हल्की सी बनाएंगे, पा फा बा भा मा, आपको आ रहा होगा। ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण, ये है अल्प प्राण, ये है महाप्राण, और ये है अल्प प्राण। ये है अघोष, ये है अघोष, और ये तीनों है सघोष। तो कह रहा है सघोष होना चाहिए और अल्प प्राण होना चाहिए, सघोष भी हो और अल्प प्राण हो। तो बा और माँ ये दोनों हैं, अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं, लेकिन माँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है, बा। ऑप्शन में क्या है, बा। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 11वां हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। और ये 11वां कब हुआ था, 2018 में हुआ था। अगले प्रश्न में ये है गद्यांश, और इस गद्यांश को पढ़कर इसके करीब 22 से 24 के बीच में प्रश्न है, तो 3 प्रश्न आपको करने होंगे। गद्यांश हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है मनुष्य की 70 से 80% लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है, बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खासकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे हार्मोन, जिनमें मानव वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व
एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है, इस प्रक्रिया को बहुत ही कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से यदि आप व्यायाम कर रहे हो और आप अच्छा खा रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, तो आपका शरीर अच्छा ग्रोथ करेगा। आगे पढ़े। तेरा स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती। ये हो गया व्यक्ति के शरीर की बात कर रहा है, यानी उसकी लंबाई की बात कर रहा है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स पर निर्भर करती है? तो देखो पहली पंक्ति लिखी है 70 से 80% लंबाई जो होती है वो जीन्स पर निर्भर करती है। तो कौन सी? बी नंबर। अगला प्रश्न, मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? खनिज, प्रोटीन। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, आहार में प्रोटीन की मात्रा, यानी सी नंबर। प्राकृतिक रूप से कौन? सी नंबर निभाते हैं। और ये हमने कहाँ देखा है? ये आप पैसेज पे देखोगे, कहाँ लिखा है? हाँ, व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और ये उसने पूछा कि मुख्य नैसर्गिक में मुख्य भूमिका कौन? तो व्यक्ति की कसरत और नींद। अगला प्रश्न, लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? तो वो हार्मोन कौन सा रहता है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। आगा, काहे को परेशान हो रहे हो? काहे को परेशान हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना है इस वाक्य में किया गया है रीतवाचक क्रिया विशेषण का। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग बहुत विस्तार रूप से किसी दिन क्लियर करने वाले हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण और प्राविशेषण, इन तीनों में क्या अंतर होता है, कितने भेद होते हैं, इसको हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक, अभी आप याद रखोगे कि काहे को परेशान कर रहे हो में कौन सा है? तो रीतवाचक है। मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? मौक्तिक, मौक्तिक शब्द का क्या होता है? मोती। मौक्तिक शब्द का क्या होता है? मोती। मृतिका का तद्भव क्या होता है? मिट्टी। मृतिका का क्या हो जाता है? मिट्टी। ठीक, अगर हम बात करते हैं मौसी की, मौसी की, तो मौसी का होता है मातृ, क्या? मातृस्वता। उच्चारण हो सकता है इधर उधर, लिखा सही है। मातृ यानी माता वाला मातृ लिखना है, इसके बाद आदि सा तालब वाली, वा दंती सा बड़ी मात्रा, ये होता है मातृ का। ठीक है। कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना अचानक फैल गया, कोई चीज अचानक हो रही हो या हो गई हो, वो कहलाता है रीतवाचक में आ जाता है, यानी रीतवाचक विशेषण कहलाता है। अगला, करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय एक काव्य संग्रह है। इसके वही रचनाकार हैं जिसकी हमने बात की थी, एक घूंट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कल्याणी परिणय, अजातशत्रु, इन नाटकों की हमने बात की थी। ठीक, वही इसके रचनाकार हैं। तो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। करुणालय के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगर इनके अन्य रचनाओं की हम बात करें थोड़ी सी, और काव्य संग्रह कौन कौन सी हैं, तो देखो, एक है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक ये किसकी है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की, प्रेम पथिक। अगर हम दूसरी बात करें तो एक है आंसू, ये तो खूब पता है आपको। एक है झरना, ये भी आपको पता है। एक है लहर, कामायनी, कामायनी। एक है कुसुम, कुसुम। एक है चित्रधार, चित्र
या चित्राधार, चित्रधार या चित्राधार, ठीक है। और एक है महाराणा का महत्व, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। महाराणा का, ये तो आपको पता होगी, महाराणा का महत्व। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा का महत्व तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आगे। कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? कृष्ण का मतलब होता है सांवला। और माह में दो पक्ष चलते हैं, एक का चलता है कृष्ण पक्ष और एक चलता है शुक्ल पक्ष। एक चलता है कृष्ण पक्ष और एक चलता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का विलोम क्या होता है? शुक्ल पक्ष हो जाता है, यानी शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें वंदनी का, तो वंदनी यानी वंदना करने लोग, यानी निंदनी निंदा करने योग, ठीक है। काला का सफेद या गोरा, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मूल शब्द है फल और फल में प्रत्यय लगा है इत, तो क्या बन गया? फलित। तो क्या लगा है? सी नंबर, यानी इत प्रत्यय, एकदम सही जवाब। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है पैसाची से। पैसाची से किसका माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव माना जाता है। सौर सैनी से किसका किसका उद्भव है? तो सौर सैनी से है पश्चिमी हिंदी का, गुजराती का और राजस्थानी। सौर सैनी ब्रंश के। ब्राह्मण ब्रंश, ब्राह्मण से सिंधी का, सिंधी का। अर्धमागधी से, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से किसका होता है? पूर्वी हिंदी का होता है, ठीक। तो ये आपको एक्सप्लेन भी याद रखनी है, जो एक्सप्लेन बताया है, और आपको बाकी चीजें समझ में रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। वीर रस का स्थायी भाव, अभी हम लोगों ने प्रारंभ में ही प्रश्न की बात की थी, और उसमें पूरे रसों की वहां करो शोक, सॉरी, शांत रस का था, शांत रस का आया था। बाकी हमने 9 रसों की बात की थी, तो उसमें मैंने वीर रस की बात की थी, क्या था? उत्साह। हास रस का क्या था? हास। रति किसका था? श्रृंगार रस का। क्रोध किसका था? रौद्र रस का। हास रस का हास था, ठीक। पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ये वही करा रही है जैसे बारिश हो रही थी। देखो, एक वाक्य में 2 प्रश्न सेम काल के उसने पूछे हैं, सेम काल के। अब पानी बह रहा था अर्थात किसमें चला गया? अपूर्ण भूतकाल, यानी काम चल रहा था, पूर्ण ना हुआ था, अपूर्ण भूतकाल में चला गया। अगले प्रश्न में चले हम लोग। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? यानी गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन करता है? तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से किया जाता है। अगला प्रश्न, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो देखो, पश्चिमी हिंदी की बोली में 5 बोलियां आती हैं। एक आती है खड़ी बोली, एक आती है बुंदेली, एक आती है बांगरू, एक आती है ब्रज भाषा और एक आती है कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी में कौन आती है? कन्नौजी, यानी सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो वन शब्द का अर्थ नहीं है? वन शब्द का अर्थ नहीं है, बताना है। देखो, वन शब्द का अर्थ पानी होता है, जंगल होता है, वाटिका होता है, कानन होता है कि नहीं होता है, ठीक। लेकिन जीत, जीत वन शब्द का अर्थ नहीं है, जीत वन शब्द का अर्थ नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चले हम लोग। पद के साथी किस विधा की रचना है? एक पद की साथी, ये किस विधा की रचना है? ये अगर हम बताएं किसकी रचना है, तो आप याद रखना है, ये रचना उनकी है जिनकी एक रचना है नीरजा, एक रचना है यामा, एक रचना है रश्मि, ठीक। इन्हीं की एक रचना है निहार,
एक बहुत प्रसिद्ध दीपशिखा, दीपशिखा, बहुत, अग्निरेखा, अग्निरेखा, नीरजा, यामा, यामा में जिनको ज्ञानपीठ मिल चुका है, नीरजा, यामा, रश्मि, निहार, दीपशिखा, अग्निरेखा। अगर और आपको याद आ रही हो तो एक होती है सप्तपर्णा, सप्तपर्णा। और सबसे महत्वपूर्ण, निश्चित आपको कई बार ये पूछी गई है, अतीत के चल चित्र किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, तो ये सारी की सारी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। अब जो पद के साथी ये है क्या, तो पद के साथी जो है ये है एक रेखा चित्र, ये क्या है, एक रेखा चित्र। ठीक, हालांकि इस टाइप के प्रश्न बनाने का मतलब इसका ये होता है कि आप या तो इसको अटेम्प्ट करोगे तो गलत करोगे, क्योंकि हर एक को याद रख पाना कि नहीं कौन क्या है इतनी साइज में पकड़ नहीं है। लेकिन आपको इस जगह पकड़ क्या करनी है कि महादेवी वर्मा की वो रचनाएं पूछता है, जयशंकर की पूछता है, भारतेंदु की पूछता है, महा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पूछता है, दिनकर की पूछता है, तो उनकी रचनाएं, उनके नाटक, उनके काव्य संग्रह, इनको अलग अलग याद कर लेना। इनको जैसे मुंशी प्रेमचंद के नाटक, निबंध, उपन्यास, इनको अलग अलग याद करने लगे, कितने नाटक थे, कौन कौन नाटक है, क्योंकि ये करीब 8-9 होते हैं रचनाकार, कथाकार, जिनकी वो अक्सर रिपीट करके पूछता है। ठीक, हालांकि पद के साथी किस विधा की रचना है ये बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पद के साथी किसकी रचना है, तो ये रचना महादेवी वर्मा की है। और महादेवी की अन्य कौन कौन सी है, तो ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्यार्थी का, तो सत्यार्थी का होता है सत्य धन अर्थी, सत्य को चाहने वाला, अर्थी का यहाँ मतलब है चाहने वाला। और एक अर्थी होती है ये अर्थी है, अर्थी यानी लाश वाली, मुर्दे वाली। और ये अर्थी जिसमें रेप वाली रा लगती है, उड़ंती रा, तो ये होता है चाहने वाला। जैसे विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी, ऐसे सत्य को चाहने वाला सत्यार्थी, अर्थात डी नंबर एकदम सही है। कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पहले तो कृति बताना है कौन सी कृति थी, ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1992 में, 1992 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो ढाई घर के लिए दिया गया था, ढाई घर के लिए दिया गया है। हमने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, जितने भी व्यास सम्मान हैं, इनके आपको व्यक्तियों के नाम, कब किस रचना में दिया गया, ये सब पता होना चाहिए, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। निरंतर इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा, जिससे समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और हाँ, लाइक जरूर करिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे या जल्दबाजी में या किन्हीं या हम ना समझ पाए हो और उस प्रश्न का आंसर हम गलत बता दिए हों, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको देखेंगे और अगले वीडियो पे पहले उस प्रश्न के बारे में चर्चा किया करेंगे। अगर गलत हुआ करेगा तो हम सुधरवाएंगे, और अगर सही हुआ करेगा तो आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक, साक्ष्य के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सबको जय हिंद।